हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। पहली दो वीडियोस में मैंने आपको आपके चैप्टर द लास्ट लेसन की समरी करवाई। सेकंड वीडियो में हमने उससे रिलेटेड वोकैबुलरी भी डिस्कस की। अब इस वीडियो में मैं आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले उनको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, करीब 10 क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं अपनी तरफ से आपको करवा रहा हूँ वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 6 क्वेश्चंस लें और टाइम अगर बचता है तो वोकैबुलरी इसी वीडियो के एंड में लूँगा, नहीं तो फिर फोर्थ वीडियो में इन 6 क्वेश्चन से रिलेटेड वोकैबुलरी हम अलग से डिस्कस करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल दैट डे। यानी कि ये उस दिन की बात है जिस दिन एम हेमल ने लास्ट लेसन दिया फ्रेंच पे। बर्लिन ऑर्डर आ गया था कि अगले दिन से जर्मन पढ़ानी है। तो सवाल ये है कि जो फ्रेंड्स था वो उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था, ये हमने समरी में पढ़ाई था। तो अब देखना ये है कि उस दिन उसको क्या तैयार करके जो है वो स्कूल जाना था। दैट वाज द पॉइंट, राइट। द पॉइंट इज कि उस दिन उसको अपने क्या तैयारी करके जानी थी। तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपल्स। जैसे होता है ना, टीचर होमवर्क दे देते हैं, तो उसको ये तैयारी करके जानी थी। वो उसकी तैयारी थी नहीं। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगले दिन जो है उस दिन फिर वो ये सोच रहा था कि भाई बाहर मौसम भी वार्म एंड ब्राइट है एंड सोल्जर्स भी जो है वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे एंड देयर वाज ब्यूटीफुल साउंड फ्रॉम द बर्ड्स। तो वो सोच रहा था कि भाई छोड़ो, कौन स्कूल जाएगा। खैर, इन एनी केस हम जानते हैं कि वो फाइनली स्कूल पहुंचा, लेट पहुंचा लेकिन पहुंचा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है, व्हाट वाज द फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। अब कई बार आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन आता है या 2 का आता है, या जैसे भी आपके डिफरेंट मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको आंसर आता है तो मैं यही बोलूँगा कि उसको ज़्यादा घसीटे नहीं। 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है वो तो चलो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपसे जितने वर्ड्स एक्सपेक्टेड है उतना ही लिखें। टू दी पॉइंट आंसर दें, साफ सुथरा आंसर लिखें, हैंड राइटिंग सही रखें, तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। खैर, लीजिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में अनयूजुअल क्या था। ये हमने स्टोरी में पहले पढ़ा है कि स्कूल बहुत शांत था, है ना। जब वो आ रहा था तो उसने देखा था कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास भीड़ लगी है। कहीं ना कहीं वो जर्मन ऑर्डर के बारे में जो है लोगों को नॉलेज हो रही थी। फिर बाद में एम हेमल ने स्कूल में भी वो चीज़ अनाउंस की। तो उस दिन बच्चे बड़े केयरफुली पढ़ रहे थे। जो टीचर थे एम हेमल वो बहुत शांत थे, है ना। तो स्कूल संडे की तरह से बिल्कुल एक शांत दिख रहा था। बैक बेंचेस पर ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए थे। तो ये कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें थी, है ना। टीचर ने उसको डांटा नहीं जब वो लेट पहुंचा, पोलाइटली बोला कि ठीक है आप अपनी सीट ले लीजिए। तो ये सब कुछ उसको बड़ा अटपटा लग रहा था, है ना। तो अनयूजुअल अबाउट द स्कूल, ये क्वेश्चन है। अब आंसर क्या है। यूजली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कमोशन। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, लेकिन मैं इसको वोकैबुलरी में नहीं ले रहा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कवर कर दिया। इसका मीनिंग नॉइजी डिस्टर्बेंस। यानी यहाँ पर कमोशन वर्ड से जो हमारा मतलब है वो ये कि वहाँ बड़ा शोर सा हुआ करता था, एक डिस्टर्बिंग। जैसे होता ना, सब इधर उधर जा रहे हैं। जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो या किसी क्राउडी मार्केट में गए हो तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल होता है कि आप कंफर्टेबली चल नहीं सकते। थोड़ा सोचने में भी दिक्कत आती है कई बार कि क्या करें क्या ना करें। तो कुछ वैसा सा माहौल था। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट। अब ये देखिए ना, अगर कहीं हमेशा शोर होता हो और आपको शांति मिले तो इवन वो भी अनयूजुअल है ना। अनयूजुअल मीन्स विच इज़ नॉट कॉमन। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि उस दिन वो नॉइजी डिस्टर्बेंस नहीं थी, सब कुछ शांत था। एंड इट अपीयर्ड टू बी लाइक अ संडे। ऐसा लग रहा था जैसे संडे। संडे से वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई छुट्टी का दिन होता ना, क्योंकि है ही नहीं। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब बच्चे ना ऊपर नीचे हो रहे हैं, सब शांति से पहले अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, है ना। और उसने क्या देखा कि हिज टीचर एम हेवल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। वो हमेशा से उनके पास उनका वो टेरिबल आयरन तो होता ही था, आयरन रूलर, है ना, वो फुट्टा, लोहे का फुट्टा जिससे वो पिटाई करते होंगे बच्चों की। तो एक और चीज़ उसने ऑब्जर्व की कि जो
एम हैमिल हैं वो थोड़ा सा एक परेशान टेंस हालत में ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे होता है ना किसी घर में शादी हो, कोई खास बात हो जाए तो हम थोड़ा सा परेशान इधर उधर मूव करने लगते हैं। ये एक नेचुरल है कि ऐसे में एक शांति से अपनी सीट पर बैठे रहना मुश्किल होता है, हम थोड़ा सा चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल जो है वो फ्रेंड्स ने उस दिन जो है वो नोटिस किया। तो एक वर्ड यहाँ पर आया है टेरिबल। तो इस टेरिबल वर्ड को मैं बोल्ड कर रहा हूँ। इस वर्ड के बारे में हम, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, एक उसका जो वो जो फुट्टा था वो डराता था एक तरह से बच्चों को, है ना। बट फिर भी जैसे इसके और सिनोनिम्स वगैरह जो है हम प्रॉपरली इसकी वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। What did friends notice that was unusual? तो एक बार मैं अगर रिपीट करूं तो अनयूजुअल क्या था? शांति। अनयूजुअल क्या था? बच्चे अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। अनयूजुअल क्या था? कि एम हैमिल जो है वो वॉक कर रहे हैं अप डाउन और उन्होंने उसको डांटा भी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो अनयूजुअल थी और इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं कवर की है इस क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन के एंगल से लिया। अदरवाइज वन मोर अनयूजुअल थिंग वाज कि दैट द विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द बेंचेस। बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस में सारी इवेंट्स टाइम एंड अगेन कवर हो रही हैं। तो हम श्योर जब आप एग्ज़ाम में पहुंचेंगे, जब ये सारे मैंने इन ऑल जैसे मैंने आपको बताया 41 क्वेश्चंस लिए हैं, तो सारा एकदम अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आपका कवर हो जाएगा और आप इसको ईजिली लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई बुलेटिन बोर्ड पे क्या था? बुलेटिन बोर्ड पे वही था ना, जर्मन ऑर्डर। कहीं ना कहीं वो बता दिया गया था कि भाई आप हार गए हो, आपकी लैंग्वेज ख़त्म कर दी है, अब आप पराधीन हो और अब जो हम कहेंगे वही आपको करना है। और उसमें से एक मेन बात यही है कि अब से स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन है कि भाई क्या था उस पर। तो बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताया जा रहा है यूज्ड टू गिव वॉर रिलेटेड न्यूज़, कि उसमें ना वॉर रिलेटेड न्यूज़ जो है वो लगा करती थी कि भाई क्या हुआ। और जो कि आपका जो चैप्टर है वो ये बता रहा है कि यूजली बैड न्यूज़ हुआ करती थी। बैड न्यूज़ फॉर व्हाट? फॉर हुम, जो उस गांव में लोग रहते थे। डेफिनेटली दे वर फ्रेंच पीपल, और उस समय जर्मनी ज़्यादा पावरफुल थी तो उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था। तो दैट वे उन लोगों के लिए वो बुरी खबरें, कमांडिंग ऑफिसर्स की इंस्ट्रक्शंस वगैरह, उनके ऑर्डर्स वगैरह जो है वो उस पर लिखे रहते थे। तो अभी क्या हुआ था कि एक ऑर्डर जो है वो बर्लिन से आया था। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम द बर्लिन, दैट वाज द न्यू। अभी लेटेस्ट क्या था? लेटेस्ट ये था कि भाई जर्मन्स का एक नया ऑर्डर आया था। क्या? दैट द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स, है ना। एक नया ऑर्डर आ गया था कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसको स्कूलों में अब पढ़ाया जाएगा। और वो बात जो है वो बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई थी। वो बात अलग है, जैसे मैंने आपको बताया, इस बात को फिर बाद में रिपीट भी किया एम हैमिल ने अपनी क्लास के अंदर अनाउंसमेंट की फॉर्म में कि भाई कल से अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, दिस इज़ माई लास्ट लेसन। तो वो सब सुन के जो है बहुत हैरान भी हुए, बहुत परेशान भी हुए थे स्टूडेंट्स और स्पेशली फ्रेंड्स। उसके लिए तो वो एक जैसे थंडर, एक जैसे होता ना कुछ थंडर स्ट्रक कोई, उसको एकदम झटका लग गया जोरदार, वैसा उसका रिएक्शन था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? क्या चेंज आया? वही चेंजेस जो उसने ऑब्जर्व किए। एक तरह से क्वेश्चन घुमा के फिर वही है। क्वेश्चन यही है कि जो ऑल रूटीन हसल वसल ऑफ द स्कूल, ये एक बड़ा अच्छा सा जैसे होता है ना, चाय शाय पियेंगे, ये कुछ उस टाइप का वर्ड जो है चूज़ किया गया है, हसल वसल ऑफ द स्कूल, है ना। तो जो स्कूल में मैंने अभी भी बात की, एक मॉर्निंग में खासकर जो है वो भीड़ भाड़, डिस्टर्बेंस और शोर सा जो रहता था, वो ना होकर लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। ये वर्ड हम अभी अपने वोकेबलरी सेक्शन में भी कवर करेंगे। स्टैंड स्टिल, है ना। स्टैंड स्टिल का मतलब ये है कि सब कुछ जैसे ठहर सा गया था, हर चीज़ जैसे रुक सी गई थी। सो द ऑर्डर ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। सब चीज़ें जैसे रुक सी गई थी। एंड एम हैमिल द फ्रेंच टीचर बिकेम मोर सिंपैथेटिक, है ना। अभी होता ही है ना, जैसे जब कुछ वैसे क्या होता है, जैसे माना पेरेंट्स हैं वो बहुत डांट रहे हैं, है ना, लेकिन अभी अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो वो ऑल ऑफ ए सडन सब भूल के थोड़ा सिंपैथेटिक हो जाते हैं, है ना। सपोर्टिव, एनकरेजिंग, अच्छा बोलना, प्यार से बोलना, है ना। और साथ में थोड़े पेशेंट भी हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा उनके अंदर ये बिहेवियर आ जाता है कि हाँ वो सहनशील हो जाते हैं ज़्यादा,
मोर टॉलरेंट एक तरह से वो हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन. अब सबको लग रहा था कि भाई आज लास्ट दिन है फ्रेंच पढ़ने का, अब कल से तो पढ़ाई वढ़ाई होनी नहीं है. पढ़ाई नहीं होनी मतलब कि अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होनी, अब कल से तो जो है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी. आज आखिरी दिन है. ऐसे ही होता है ना, जैसे अभी आप 12th में हो तो अभी आपका फेयरवेल दिन होगा, फिर आप देखना कितने इमोशनल हो गए आप लोग भी सारे ना. 12 साल से एक स्कूल में पढ़ रहे हो मान लेते हैं, और आपके सारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं मन में पता होता है कि कुछ के साथ तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे बट ज़्यादातर लोग छूट जाएंगे. तो यू विल ऑल बी फीलिंग वेरी इमोशनल. वो जो आपका आएगा जब फेयरवेल 12th का, तब आप देखना आपको महसूस होगा, तब आप इस चैप्टर की इन फीलिंग्स को समझ पाओगे. वो बात अलग है कि वो एक आपको पहले से पता है, ऑल ऑफ ए सडन ऑर्डर नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लाइफ में होती हैं इस तरह की, है ना. तो उस दिन तो खैर ये था कि जर्मन ऑर्डर की वजह से वो ये था कि लास्ट डे है, तो जो टीचर थे वो ज़्यादा सिंपैथेटिक पेशेंट हो गए थे. स्टूडेंट्स भी जो है वो अब ज़्यादा अटेंटिव थे. स्टूडेंट भी सोच रहे थे चलो अब आज लास्ट डे है, वो भी थोड़े हैरान परेशान थे, है ना. और जो विलेजर्स थे, मैंने जैसे कहा, द विलेजर्स वर सिटिंग एट द यूजली एम्प्टी बैक बेंचेस. ये एक थोड़ा ज़्यादा उसको हैरान कर रही थी चीज़ कि ये गांव वाले पीछे की सीट्स पर आके बैठ गए हैं. और फिर बाद में पता चलता है कि वो क्यों आके बैठे थे, बिकॉज दे हैड कम. ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वो क्यों आके विलेजर्स बैठ गए थे. तो दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट. भाई जिस टीचर ने 40 साल सेवा की है, अब उसका आज आखिरी लेक्चर है ना. मुझे ध्यान आता है कि ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे अपनी फेयरवेल में बुलाया था. वो बैंक से रिटायर हो रहे थे, तो वो मुझे जानते थे, उनको अच्छा लगा. उनकी स्पीच थी बैंक की तरफ से और एक छोटी फेयरवेल पार्टी टाइप थी. तो उन्होंने भी शायद बैंक में करीब 35 साल जॉब की थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया. तो हम गए उनके यहाँ बैठे, और वो सब जो है उन्होंने और उनके और कलीग्स ने भी स्पीच दी थी. तो इसी तरह से जो है इस तरह की जो फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं उसमें कई बार लोग, बाहर वाले लोग भी आ जाते हैं, कई बार इनवाइट भी किया जाता है. तो वो एक रिस्पेक्ट होती है उस महान व्यक्ति के प्रति जिसने इतने साल फेथफुल सर्विस जो है वो की, है ना. सो उसी तरह से वो जो विलेजर्स थे, आखिर उन्हीं के बच्चों को तो एम हैमल पढ़ाया करते थे, वो 40 साल से पढ़ा रहे थे ऐसा ही. तो वो एक जो ग्रैटिट्यूड है, एक थैंकफुलनेस है ना, उसको वो इंडिकेट जो है वो कर रही थी. दैट ग्रैटिट्यूड वॉज देयर. तो उसको वो जो है एक्सप्रेस करने के लिए विलेजर्स वहाँ इकट्ठे हुए थे. नाउ जो एम हैमल की स्पीच थी उसमें उन्होंने अपनी कंट्री को, अपनी लैंग्वेज को ग्लोरीफाई किया, रिपेंट भी थोड़ा महसूस किया कि सबने ठीक से नहीं पढ़ा. तो इट ऑल जनरेटेड सम पेट्रियाटिक फीलिंग्स अमंग पीपल, राइट. पेट्रियाटिक फीलिंग्स का क्या मतलब है कि वी आर नाउ मोर डिवोटेड टुवर्ड्स आवर कंट्री, है ना. एक नेशनलिस्ट फीलिंग, देशभक्ति जिसको हम कहेंगे ना, पेट्रियाटिक फीलिंग. तो वो पेट्रियाटिक फीलिंग जो है वो लोगों के अंदर आई एम हैमल की एक सॉलिड स्पीच से जो उन्होंने आखिरी दिन दी, है ना. और ओवरऑल एक जनरल सैडनेस तो थी ही. नेटिव लैंग्वेज के लिए जो उनकी थी, नेटिव मैंने वर्ड लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था कि नेटिव से मतलब है जहाँ हमारा बर्थ होता है उससे कनेक्टेड हमारी जो ओरिजिनल मातृभाषा, जो फर्स्ट लैंग्वेज जहाँ हमारा जन्म हुआ. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज मैं आई एम बॉर्न इन इंडिया, तो जहाँ मेरा जन्म हुआ, सपोज जैसे मेरा जन्म दिल्ली का है, तो यहाँ पर मुख्यतः हिंदी भाषा आपस में लोग बोलते हैं. अब मैं कल को अगर किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में चला जाऊँ, तो मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो एक तरह से हिंदी है. तो वो पेट्रियाटिक फीलिंग्स तो रहती हैं ना. अगर कोई आदमी खास कर आके कोई अच्छा सा उस पर लेक्चर दे दे, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं. सो देयर वॉज अ जनरल सैडनेस फॉर नॉट लर्निंग देयर फ्रेंच. एक उदासी तो थी लोगों में, एक जनरल सैडनेस. ये तो होता है जब कोई जा रहा होता है, कोई चीज़ हाथ से जा रही होती है, तो एक जनरल सैडनेस तो आ ही जाती है. दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर नॉट लर्निंग देयर फ्रेंच. वो अपनी भाषा नहीं सीखते थे, इसके बारे में आएगा आगे अगले क्वेश्चंस में कि भाई वो इग्नोर करते थे. खुद एम हैमल भी इस बात पे रिपेंट करेंगे कि मैं समटाइम फिशिंग पे जाने के लिए बच्चों को छुट्टी दे देता था. फ्रेंड्स भी अभी अगले क्वेश्चन के अंदर ये महसूस करेगा कि जो किताबें उसको बर्डन लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, वो अब उसको अपनी फ्रेंड लग रही है. स्कूल अच्छा लग रहा है, वो टीचर अच्छा लगता है जो कभी उसको बड़ा क्रैंकी लगता था. तो ये होता है, ये फीलिंग्स, ये बहुत अच्छा चैप्टर है जो बड़ा इमोशनली जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, टीचर की, स्टूडेंट की, उन विलेजर्स की, है ना. So there was a general sadness for not learning their French when it was easily accessible. Accessible का यहाँ पर मतलब है कि available, attainable, reachable. एक चीज़ आपके हाथ में है
आप कर सकते हो, लेकिन आपने की नहीं। जब आप कर सकते थे तब आपने की नहीं, अब आपको बोल दिया है कल से कोई फ्रेंच नहीं पढ़ेगा, आप सबने जर्मन की तैयारी करनी है, तो अब सब एक तरह से ये फील कर रहे हैं कि यार अच्छा वाला इजीली हम फ्रेंच सीख सकते थे। अब वही चीज़ नेचुरली वो मातृभाषा थी, उसके प्रति अब फीलिंग भी जनरेट हो रही है, तो वो एक डिफ़िकल्ट फीलिंग जो है वो सब में जनरेट हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से पढ़ दूं। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन कॉज? तो चेंजेस एक तो यही थी कि सब कुछ ठहर सा गया, स्टैंड स्टिल, शांति, काम, कूल, बच्चे सब अपनी सीट पर पढ़ रहे हैं, टीचर जो है मोर सिंपैथेटिक एंड पेशेंट हो गए हैं, स्टूडेंट्स अटेंटिव हो गए हैं, विलेजर्स जो हैं वो पीछे आके खाली बेंचेस पर बैठे हैं टू शो द रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, ग्रैटिट्यूड फॉर द टीचर, लोगों में पेट्रियाटिक फीलिंग्स जनरेट हो गई हैं, और एक उदासी भी है, जनरल सैडनेस कि भाई अब हम अपनी भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है जी, चलिए 2 क्वेश्चन इस वीडियो में और लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट हैमिल एंड द स्कूल चेंज? मैंने अभी तो बताया ना, फीलिंग तो चेंज होनी ही थी ना। जो स्टूडेंट था वो पहले बड़ा बर्डन महसूस करता था, टीचर से भी एक तरह से वो चिढ़ता सा था, उसको नहीं पसंद था वो सारा। लेकिन जब ऑर्डर आ गया कि भैया अब कल से कोई पढ़ाई नहीं होगी, ये टीचर जा रहे हैं, कल से दूसरे टीचर आएंगे, एक तो वैसे भी ना, चलो ये तो एक था ही, मातृभाषा के खोने का गम तो जो था सो था ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक जनरल बात ये भी थी कि ओवरऑल ये होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ लूज़ होती है तो हम ज़्यादा उसके बारे में महसूस करते हैं कि यार ये चीज़ अगर हमें मिल जाती, ये चीज़ हमारे पास रहती तो अच्छा था। और जो नया व्यक्ति आ रहा है या जो कोई नई चीज़ होने वाली है, हम उसके बारे में पहले ही बड़े डाउटफुल होते हैं, पता नहीं वो कैसा व्यक्ति होगा, क्या पढ़ाएगा, और हम दूसरे की भाषा क्यों सीखें। तो ये कुछ फीलिंग्स तो वैसे भी रहती हैं। तो ऑब्वियसली जब ऐसा आपके मन में डर हो कि कल से कुछ बहुत ख़राब जो आपको नहीं पसंद है वैसा होने वाला है, तो जो कुछ आपके पास ऑलरेडी होता है उस चीज़ को उतना पसंद नहीं करते, है ना। तो आई एम सॉरी, जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम खोने के लिए फिर एक फीलिंग, उसके बारे में हम एक अटैच फीलिंग महसूस करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारी है और हम इसको नहीं खोना चाहते, है ना। तो यही क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस केम ओवर द लिटिल फ्रेंड्स आफ्टर ही हर्ड द हैमिल्स अनाउंसमेंट? उसने बोल दिया था ना कि भाई ये मेरा लास्ट लेक्चर है, right? So friends was shocked to hear the German order and the announcement that it was his last lesson. So what was the announcement? Announcement was that it is his last lesson. तो वो भूल गया, वो टीचर के फुट्टे के बारे में भी भूल गया। जो टीचर्स रूलर था ना, जिससे उसकी पिटाई होती थी, वो उस रूलर के बारे में भूल गया, उसकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में भूल गया, और उसकी जो क्रैंकीनेस थी, ये क्रैंकीनेस वर्ड थोड़ा समझने वाला है। क्रैंकीनेस का मतलब होता है जैसे बार बार इरिटेट हो जाते हैं ना कुछ लोग, जरा सा कुछ बोला तो इरिटेट हो गए। अब वो तो सीधा इरिटेट होने पर मेरे को लगता है रूलर ही चला देते होंगे, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, बट जैसा वो बार बार बता रहे हैं टेरिबल रूलर, तो इसका मतलब क्या है, उससे डरते थे बच्चे कि ये फुटा पड़ेगा अभी एकदम जो है। तो वो जो क्रैंकीनेस थी टीचर की, तो वो भूल गया। अब उसको वो टीचर अच्छा लग रहा था, है ना। अचानक उसने एक डेवलप की सडन फॉन्डनेस। अचानक हमें कोई अच्छा लगने लगता है ना, तो हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जो अचानक अच्छा लगने लगा वो कौन? वो टीचर जो बार बार एक तरह से पिटाई करता था फ्रेंड्स की या डराता था, तो अभी वो उसको वो टीचर अच्छे लगने लगा है ना। ऑल ऑफ ए सडन ही स्टार्टेड लाइकिंग स्कूल एंड द बुक्स। उसको वो स्कूल और किताबें भी अच्छी लगने लगी, सब कुछ चेंज हो गया। जो कल तक उसको न्यूसेंस लगता था, एक बर्डन लगता था, उसको लगता था एक ट्रबल, एक मुसीबत, है ना, वो चीज़ें अब उसकी चेंज हो गई। वही स्कूल उसको प्यारा लगने लगा, वही चीज़ें उसको अच्छी लगने लगी। तो ये सारे चेंजेस जो हैं, ये क्वेश्चन तो है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रेंड्स आफ्टर ही हर्ड द हैमिल्स अनाउंसमेंट। उसमें क्या चेंजेस आए? सबसे पहला तो यही हुआ कि वो शॉक्ड था, ही वाज शॉक्ड टू हियर। उसको शॉक लगा कि भैया ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सो दैट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन, आई कैन से ही वाज शॉक्ड टू हियर। और फिर वो टीचर से उसको सडन फॉन्डनेस क्रिएट हुई, जबकि टीचर के रूलर से उसको डर लगता था, उसकी स्ट्रिक्टनेस थी, क्रैंकीनेस थी, वो सब भूल गया। अब उसको स्कूल और किताबें भी अच्छी लगने लगी, जो कि उसको हमेशा से एक न्यूसेंस लगती थी, है ना। कि भाई जो है न्यूसेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपको बर्डन कर रहा हो, प्रॉब्लम दे रहा हो, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे, है ना। अब उसकी जो बुक्स थी, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हिज बुक्स वर नाउ लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। ओल्ड फ्रेंड का मतलब अरे ये तो मुझे हमेशा से, मतलब ऐसी फीलिंग में चेंज आया उसकी कि वो जहाँ जिन चीज़ों को नापसंद करता था वो अब उसके लिए एक ओल्ड फ्रेंड्स जैसी हो गई। ओल्ड फ्रेंड से क्यों इसको कनेक्ट किया? क्योंकि जब आमतौर पर बंदा अपनी लाइफ में और सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, अपने पुराने दोस्त कभी नहीं छोड़ता, है ना। जिसको वो बचपन से पसंद करता है वो दोस्त उसके हमेशा फेवरेट होते हैं। अब उसको सॉरी भी फील हो रहा था
ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग प्रॉपरली। उसको लग रहा था ओ शिट, होता ना जैसे मैंने यार ये ठीक से पढ़ाई नहीं की। तो जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन था उसने उसमें भी पेट्रियाटिक फीलिंग्स जो है वो जनरेट कर दी। उसमें भी पेट्रियाटिक फीलिंग्स जो है वो जनरेट हुई, टीचर में हुई, सब में हुई। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पेट्रियाटिक फीलिंग्स सभी में जनरेट हुई। दैट वाज द, कई बार ऐसा होता है ना, जब कुछ बहुत अच्छा लाइफ में चल रहा होता है तो शायद सब हम अपने अपनी लाइफ में मगन होते हैं, दूसरे की तरफ देख नहीं रहे होते, और रादर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा रादर ये सोचने लगते हैं कि भाई मतलब कहना नहीं चाहिए, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो सब बहुत क्लोज महसूस करते हैं, सब बहुत क्लोज महसूस करते हैं। ये बात मैंने आगे एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी कवर की है कि जो इंडियंस हैं वो सब अलग अलग ही महसूस करते हैं, लेकिन अगर माना इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा हो तो उस दिन सारे इंडियन बन जाते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि ये बंगाली है, ये पंजाबी, सब बैठ के एक साथ मैच देख रहे होते हैं। अगर इंडिया फाइनल में पहुंची हुई हो किसी टूर्नामेंट के, तो आप देखिए पूरा देश एक ही समय पर एक साथ जो है, जो भी हमारा जैसे इस समय विराट कोहली चल रहे हैं, पहले MS धोनी थे, फिर सचिन तेंदुलकर हैं, तो कहने का मतलब है कि जब वो मतलब एक तरह से खेल रहे होते हैं तो उस समय वो किसी को ध्यान नहीं रहता हो कि हम पंजाबी हैं या हम जो है मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं, हम राजपूत हैं या जो भी है, उस समय वो सब इंडियन बन जाते हैं। तो देखा जाए क्रिकेट कितना जोड़ता है इस देश को, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन समटाइम कुछ ट्रेजेडीज़ भी ऐसी होती हैं, जैसे माना कोई आर्मी पे अटैक हो जाए, कुछ है, तो पूरा इंडिया जो है वो हिलता है और एक साथ ये महसूस करता है कि हमें अटैक किया गया, तो उस समय भी एक यूनिटी की फीलिंग जनरेट होती है। तो कुछ कुछ वैसा ही हुआ जर्मन ऑर्डर से। फ्रेंच पीपल अब यूनाइटेड महसूस कर रहे थे और सैड भी थे कि हमने अपनी लैंग्वेज जो अच्छे वाले हम सीख सकते थे अब नहीं सीखा। फ्रेंड्स को भी अपने टीचर, अपना स्कूल, अपनी बुक्स, अब सब कुछ अच्छा लग रहा था, है ना। खैर चलिए बस एक क्वेश्चन और लेंगे इस वीडियो में, फिर ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज। प्रेशियस होता है कोई चीज़ बहुत महंगी, है ना, जैसे अगर कोई गोल्ड डायमंड की चीज़ होती है तो वो प्रेशियस है। तो ऐसे जो उनकी भाषा थी, देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच, वो भी कितनी प्रेशियस थी। नाउ व्हाट शोज यू दिस, ये आपको क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों में अटैचमेंट तो होती है, भूल जाते हैं। दे हैव दैट अटैचमेंट, दैट फीलिंग, दैट रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन लैंग्वेज, फॉर देयर ओन कंट्री। और ये हुआ कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, जब कुछ गड़बड़ होती है तब कई बार ये फीलिंग्स ज़्यादा जनरेट हो जाती हैं। तो वो ये व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज ऑफ द order from the Berlin, right? So this shows people's love for their own culture. क्या दिखाता है ये क्वेश्चन? ये ना, what shows you this, ये क्या दिखाता है कि जो अचानक उनको अपनी भाषा से इतना प्यार हो गया। क्वेश्चन ये है what shows you this, ये आपको क्या दिखाता है? याद रखिएगा, मैं चाहे आपको अपनी तरफ से 40 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, आप कुछ और किताबें या गाइडों से और 10-20 क्वेश्चन भी इकट्ठे कर सकते हैं, बट जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और टीचर आपसे हमेशा टू द पॉइंट आंसर एक्सपेक्ट करता है, तो जो पूछा जाए उसका जवाब दो। तो हमेशा याद रखिएगा, ये बात इंग्लिश पर भी एप्लीकेबल है, बिजनेस स्टडीज़ पर भी एप्लीकेबल है, किसी भी सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में टीचर आपसे क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो जो अचानक उनकी जो फीलिंग जनरेट हुई है वो आपको क्या शो करती है। तो मेरा आंसर है इसमें दैट दिस शोज पीपल्स लव, दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड द कंट्री। ये शो करती है कि लोगों का अपने कल्चर के प्रति, अपने ट्रेडिशंस के प्रति, अपने देश के प्रति प्यार है, होता है। ये बात फैक्ट है कि हम सबको अपने देश से, अपनी भाषा से, अपने फेस्टिवल से सबको प्यार होता है, बट बस यही है कि अपनी बिजी लाइफ में और चीज़ों में हम शायद उन चीज़ों में भूल जाते हैं, गुम से जाते हैं, है ना। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन मदरलैंड, है ना। प्राइड क्या होता है? एक जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राउड होता है ना, जैसे थोड़ा प्राउड जो है वो एक उस सेंस में हो जाता है कि भाई जैसे एक घमंडी है। यहाँ पे घमंड वाली बात नहीं है, यहाँ एक ऑनर वाली बात है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है। तो किसी को भी अगर अपनी भाषा के प्रति एक प्यार है, एक समर्पण है, तो वो उसकी मातृभाषा जो है फिर वो मातृभूमि में चली जाती है। एक मातृभाषा, एक मातृभूमि, है ना, नेटिव लैंग्वेज, मदरलैंड। तो देश के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब एक तरह से शो करती है कि हाँ, इनके अंदर ये फीलिंग है, ये चीज़ है, उस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, अगर किसी को अपनी मातृभाषा से प्यार है तो इसका मतलब उसको अपने देश से, अपनी कंट्री से भी प्यार है। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन है ना, ऊपर आप देखिएगा क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट है, व्हाई डज दिस हैपन? सो इट हैपन बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। बर्लिन का एक ऑर्डर था ना कि कल से जर्मन को पढ़ना है।
सो मैंने लिखा है इट इज़ नेचुरल दैट वी स्टार्ट लाइकिंग दोज थिंग्स विच आर स्नैच्ड फ्रॉम अस। कोई भी चीज़ जो हमसे छीन ली जाती है, एनीथिंग विच इज़ स्नैच्ड फ्रॉम अस, जिस भी चीज़ को हमसे छीन लिया जाता है हम उस चीज़ को पसंद करते हैं। सो एम हैमल डिक्लेयर्ड इन द क्लास दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया। जब जो चीज़ चली जाती है फिर उसको तो ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसा होता भी है कई बार किसी आदमी के, मैं गलत एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ा, कोई मर जाता है तो फिर सब लोग उसके बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं। जीते जी सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन वो मर जाता है तो एक उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो अभी एम हैमल ने जो है वो तो खैर हमेशा से अपनी भाषा को प्यार करते ही थे। 40 साल उन्होंने फेथफुली सर्व किया, लोगों को फ्रेंच सिखाने की कोशिश की। खैर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये डिक्लेयर किया एम हैमल ने अपनी क्लास में। और द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट साफ सुथरी, ईजिली अंडरस्टैंडेबल, है ना। लॉजिकल से भी मतलब है सेंसिबल, नेचुरल, अंडरस्टैंडेबल, जो कि मतलब एकदम बेस्ट जिसको कहेंगे ना वो है। तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की, दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट, मतलब इसकी रक्षा करना, अपनी भाषा की रक्षा करना, भूल मत जाना। ये ना हो कि कल को तुम भी जर्मन सीख के जर्मन जैसे ही बिहेव करना शुरू कर दो और जर्मन को ही अपनी कंट्री मान लो। तो अपने देश को बचाना, अपनी भाषा को बचाना, ये एक तरह से रिक्वेस्ट की एम हैमल ने अपनी स्पीच में। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो जो है, 4th वीडियो, तो खैर हम इसके ऊपर जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं उनके मीनिंग्स पे लूँगा। तो फिर वही बोलूँगा कि जिन स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी थोड़ी कमज़ोर है या इम्प्रूव करना चाहते हैं वो 4th वीडियो ज़रूर देखें। असाइनमेंट्स आपने प्रिंट किए हुए हैं, उसकी बैक साइड मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि वाइट कलर की लें। एक तरफ ही प्रिंट करें और दूसरी तरफ आप ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं जो मैं अगली वीडियो में कराऊँगा ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू।